मैं एज अ जनता, मैं एज अ वोटर अगर बिहार की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोड ठीक करवाएगा, ना कोई एम्प्लॉयमेंट देगा, ना कोई रोजगार देगा, ना कोई एजुकेशन देगा। क्यों? वहाँ के बच्चे अपने दम पे उठते हैं और अपने दम पे दिल्ली आके काम करते हैं और दिल्ली आके कमा के मतलब कि जाते हैं। ये जो पलायन है ये कभी खत्म नहीं कभी होगा। नहीं खत्म होगा क्योंकि ये यहाँ पे ये बिहार की नियति में है। नियति में नहीं है, बिहार की राजनीति में है। राजनेता जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो निहायती गंवार बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री है। मैं खुल के बोल रहा हूँ ये चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार नहीं मैंने भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं यहाँ के क्यों कमा रहा हूँ या मैं क्यों आके आपके पास बैठा हूँ? जस्ट बिकॉज यही ना कि मुझे काम नहीं मिला तो मैं बिहार में कौन बच्चा अपनी माँ बाप को छोड़कर, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर अपने, देखिए आरजेडी की नैया लास्ट चुनाव में भी पार हुई थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। अब वो नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है कि वो किधर जाते हैं। इनका भरोसा नहीं है, ये कभी भी किधर भी पलट जाए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार के लिए पिछले साल की बात करें, 2000 जब चुनाव हुआ था तो उस समय में इनकी 83 सीट आई थी टोटल, तेजस्वी यादव की, और फुल बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाया था एनडीए ने। तो अब दावा क्या किया जा रहा है, 140-150 सीटें इस बार एनडीए सरकार ला रही है, लेकिन अभी एग्जिट पोल आया नहीं हो, अभी काउंटिंग हो ही रही है, काउंटिंग कल होना शुरू ही होगा। तो एक तो मीडिया अपनी बातें बना रहा है, हाइप क्रिएट कर रहा है, एक इन लोगों ने अपना दावा कर दिया है। अब पटना जाओगे, मैं राइट नाउ अब 2-3 दिन पहले ही पटना से होकर आया हूँ, तो इस बार नीतीश बनेंगे सीएम। पूरी होर्डिंग्स लगी हुई है पूरे बिहार में। तो वो चीज क्या दर्शा रहा है? लेकिन देखिए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव जो उनको चाचा कहते हैं अपना, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा जी की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए दिमागी हालत तो मुझे भी लगता है ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो अब सीएम के लायक रहे नहीं है, क्योंकि बिहार को वहां जाके उन्होंने छोड़ दिया है जहां बिहार डिजर्व नहीं करता। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे जो नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज में जगह नहीं मिलनी चाहिए? एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी मैं ये जानता हूँ कि हमें तो क्लीन चिट नेता चाहिए जिसे हम आगे बढ़ाएं, जो बात करे कल के डेट में हम फील्ड पे उतरे या हमारी टीम फील्ड पे उतरी, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि यार तुम्हारा नेता तो गुंडा है या तुम्हारा नेता बाहुबली है कि अगर मैं उसके खिलाफ या सामने वाले के खिलाफ बोल रहा हूँ तो वो मुझे गोली मार देगा। बिहार का मुद्दा यही था कि करप्शन लेस करना है बिहार को, टूरिज्म को सपोर्ट करना है। कितना सफल रहा? अब तो सरकार आने के बाद पता चलेगा कि कितना सफल रहा और कितना सफल नहीं रहेगा। देखिए जमीनी हकीकत तो सही बोल रही है जनता, लेकिन अब मैं इसको भी काटता हूँ कि कई जगहों पर नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार ने काम किया है, डेवलपमेंट को, टूरिज्म को लेकर सपोर्ट किया है, बट लेकिन वो दिखावा है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, 2 चरणों में वोटिंग जारी थी और जैसा आपको पता है कि इस वक्त जो द्वंद था बिहार में, सभी पार्टियां एक दूसरे को इस तरह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके लिए बढ़िया काम करेंगे। परीक्षा हो चुका है, परिणाम आने में सिर्फ 1 दिन का वक्त है। तो चलिए इसी पे आज हम बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आदर्श कुमार, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, इसके साथ ही एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। जी सर, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल आ रहे हैं, लगातार दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार। हर किसी के जुबान पे भी है बिहार में एक बार एनडीए की सरकार। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए की सरकार की बात करें तो इस बार बीजेपी हमारी काफी अच्छी एनडीए की सरकार जो है, मतलब गठबंधन में आके नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान जैसे लोग आकर प्रॉपर उन्होंने रणनीति के साथ इस बार चुनाव लड़ा है और हर मुद्दे पे सामने वाले ऑपोजिशन को घेरा है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी को हमेशा ये दिखाया गया है कि गुंडों की सरकार मानी जाती है ना, तो वहां पे
हमेशा करप्शंस को लेकर, बाहुबली को लेकर जी। हर चीज को घेरा गया है आरजेडी को इस बार। जातिवाद की बात करें, आपके करंट सिचुएशन जैसी अभी चल रही है, जातिवाद हो गया, माइनॉरिटी हो गया, आपको मुस्लिम कास्ट हो गया, यादव हो गया, आपके SC ST हो गए, इन सब जगहों पर आरजेडी को घेरा और आरजेडी ने भी इनको इस चीज को लेकर घेरा है। अब आरजेडी की बात करें तो आरजेडी अपनी एक मुस्लिम वोट अपना एक, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और भी कई सारी अन्य पार्टियों की बात करें तो वो सब भी चुनाव लड़े और SC ST पे चुनाव लड़े हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं। तो मैं सारी चीजें, अब जब आगे सवाल पूछोगे तो मैं सब चीजों पे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिकली आपने जैसे एनडीए के बारे में बोला है, तो एनडीए जो 2-3 चीजों पर ही चुनाव लड़ी, विकास, गुंडागर्दी, जो बाहुबली बिहार में चल रहा है ना, और बाहुबली के अलावा जो करप्शन हो रहे हैं, वहां के जो लाइक आप ये बात करो कि कुछ फंड पास किया जाता है तो उस फंड पे काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस पे चुनाव लड़ा गया है इस बार एनडीए की सरकार। तो सर देखिए, अब बिहार की बात करते हैं तो लगभग 15 साल मान लीजिए, आप 15 से 20 साल मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बिहार में रही है, एक सत्तारूढ़ पार्टी बन के रही है। इसके बावजूद भी सर देखा गया है कि जमीनी हकीकत पे ज्यादा काम नहीं हुआ है बिहार में, ये जनता कहती है बिहार की। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं, इनफैक्ट जब हम बिहार इलेक्शन में ग्राउंड पे उतरे तो हमें पता चला कि जमीनी हकीकत वाकई है क्या। देखिए, जमीनी हकीकत तो सही बोल रही है जनता, लेकिन अब मैं इसको भी काटता हूँ कि कई जगहों पर नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार ने काम किया है, डेवलपमेंट को, टूरिज्म को लेकर सपोर्ट किया है, बट लेकिन वो दिखावा है और वो दिखावे पे ना जाकर सही जनता ने जो चुना है, जिसको चुनेगा, अब कल पता चलेगा उसको कि किस तरीके से क्या वोटिंग रहता है, एनडीए की सरकार बनती है या आरजेडी की सरकार। जी बिल्कुल सही कहा। कल 14 तारीख है और उस दिन कल काउंटिंग होगी और पता चल जाएगा कि अब कौन कितने पानी में है। अब सबकी जो परीक्षा का रिजल्ट है वो कल आ जाएगा खुल के सामने। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात और सवाल ये है आपसे कि क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार में लोग जाति में बटे हुए हैं? जी, क्योंकि एनडीए खुद एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसे लोग बटे हुए हैं इस वोट में? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। सहरसा में जातिवाद का कैसे मुद्दा है, मैं सहरसा सीट ले रहा हूँ। सहरसा सीट मेरे बहुत करीबी रहा है और आरजेडी के एक प्रत्याशी हैं, इंजीनियर IP गुप्ता, उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उन्होंने चुनाव वहां से लड़ा। जाति का कैसा मुद्दा है, वहां पे जो वोट है SC ST के वोट ज्यादा हैं, मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, यादव के वोट ज्यादा हैं। अब SC ST में जो आता हूँ, उनका मुद्दा ये रहा कि SC ST का ये मुद्दा है कि जिनको आरक्षण नहीं देकर छीन लिया गया था, तो IP गुप्ता इन चीज के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। कि भाई मेरे समाज को आप आरक्षित करें, SC। हाँ, तो अब जातिवाद का मुद्दा आपने बोला बीजेपी नहीं करती, वहां पे उन्होंने कैंडिडेट उतारा मुस्लिम। जी। ये हो गया ना जातिवाद का मुद्दा। उसकी पूरी बीजेपी ने उसकी पूरी वोट ही खा गई। अब ये देखो ना, पूरी मुस्लिम वोट एक मुस्लिम पक्ष में आ जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है और सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की रहती है। तो आप ये दोनों देख लो कि किस तरीके से जातिवाद हो रहा है। तो एक्सप्लेनेशन मेरा ये था। जी। और इस बार बिहार में जो चुनाव हुए हैं वो किस मुद्दे पे हुआ है? मुद्दा क्या था इस बार बिहार का? आपने तो काफी कैंपेनिंग की है। बिल्कुल। बिहार का मुद्दा यही था कि करप्शन लेस करना है बिहार को, टूरिज्म को सपोर्ट करना है। कितना सफल रहा? अब तो सरकार आने के बाद पता चलेगा कि कितना सफल रहा और कितना सफल नहीं रहेगा, है ना। 100 में से आपको मैं बताऊं 69.9% वोटिंग हुई है पूरे बिहार में। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। फिर मैं अगर एनडीए की सरकार की बात करें, आरजेडी की सरकार की बात करें, तो हर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो बिहार का जो विधायकी लड़ रहा है, वो सब पे किसी न किसी चीज के लिए केसेस लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं। हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे नाम ले सकता हूँ, लेकिन विवादित हो जाएगा, इसको नाम नहीं ले, वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अभी हाल फिलहाल की घटना है जहां से देखा गया कि जनसुराज के जो
समर्थक थे, यूं कहने के उम्मीदवार जो थे दुलार चंद, उनको गोली मार दी गई। और गोली मारने वाले भी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, अनंत सिंह थे, सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार थे वो। तो सोचिए, जब जिस पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके उम्मीदवार ने ही अगर गोली मार दी, तो सीधा साक्षात दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं जंगल राज को तो ऐसे भी बढ़ावा मिल रहा है। देखो, जंगल राज, आरजेडी तो ऐसे बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी की बात करें तो आपने बोला सत्तारूढ़ पार्टी अनंत सिंह को गोली मार गई, उसके पहले अनंत सिंह की बीवी वहां से विधायक थी जी, है ना। और अब अनंत सिंह को टिकट दिया गया। अब किस रीजन की वजह से टिकट दिया गया कि वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जब टिकट दिया गया, अनंत सिंह का एक इंटरव्यू हमने देखा, उसमें कह रहे हैं कि मेरी बीवी काम नहीं कर रही थी। हाँ, सीधा उन्होंने कहा कि मेरी बीवी काम नहीं कर रही थी। लेकिन हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको तो ये देखना चाहिए ना कि जो बंदा जेल से छूट गया और उनको टिकट दे दिया गया, तो ये कितनी बड़ी करप्शन है। तो ये करप्शन को तो सुधारना है। आप एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, इट मींस की एक छोटे प्रशांत किशोर की भूमिका आप भी निभा रहे हैं इस देश में। प्रशांत किशोर तो नहीं कह सकते हम, अपना जी, आप भी वही एक रणनीतिकार आप भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज में जगह नहीं मिलनी चाहिए? एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी मैं ये जानता हूँ कि हमें तो क्लीन चिट नेता चाहिए जिसे हम आगे बढ़ाएं, जो बात करे कल के डेट में हम फील्ड पे उतरे या हमारी टीम फील्ड पे उतरी, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि यार तुम्हारा नेता तो गुंडा है या तुम्हारा नेता बाहुबली है कि अगर मैं उसके खिलाफ या सामने वाले के खिलाफ बोल रहा हूँ तो वो मुझे गोली मार देगा। तो ये चीजें हम भी नहीं चाहते कि हमारे साथ भी हो, लेकिन ये चीजें सरकार को, पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए कि किसे टिकट देना चाहिए, किसे टिकट नहीं देना चाहिए। देखिए, बिहार में मैं आपको खुलकर बोलता हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा बॉर्न ऑफ बॉटअप बिहार में ही हुआ है। बिहार में एक चीज ये है कि बंदूक के दम पे आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं, ये एक नॉर्मल है बिहार में। उसके लिए दोषी सरकार को भी मानी जाएगी, उसके लिए दोषी इलेक्शन कमीशन को भी मानी जाएगी। आपको पता होना चाहिए 2 लाख वोट बिहार में अभी छुपाए गए हैं, वो अभी तक नहीं मिल रहे, कहाँ है, और कहीं मिले भी हैं तो उसको गलत दिखाया जा रहा है। क्या छुपाने वाले कौन है? अब ये छुपाने वाले कोई किसी पे एक पर्टिकुलर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। हमें ये पता है कि 2 लाख वोट चोरी हुए हैं, उसकी वीडियो भी लीक हो रही है, मैं आपको भेजूंगा, आप इस वीडियो में लगाना। जी, अच्छा, चलिए, अब ये तो हो गई आपकी सत्तारूढ़ पार्टी की बात। आते हैं थोड़े विपक्ष में भी। जी, बिहार विधानसभा विपक्ष नेता तेजस्वी यादव, उनके बारे में बेहद अच्छे से पता है आपको और सबको पता है। वो तो वैसे उनको नवी फेल और तमाम लोग कई नामों से उनको बुलाते हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। क्या लगता है, इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार भी आरजेडी की नैया पार नहीं हो पाएगी? देखिए, आरजेडी की नैया लास्ट चुनाव में भी पार हुई थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। अब वो नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है कि वो किधर जाते हैं, इनका भरोसा नहीं है, ये कभी भी किधर भी पलट जाए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार के लिए पिछले साल की बात करें, 2000 जब चुनाव हुआ था तो उस समय में इनकी 83 सीट आई थी टोटल, तेजस्वी यादव की, और फुल बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाया था एनडीए ने। तो अब दावा क्या किया जा रहा है, 140-150 सीटें इस बार एनडीए सरकार ला रही है, लेकिन अभी एग्जिट पोल आया नहीं हो, अभी काउंटिंग हो ही रही है, काउंटिंग कल होना शुरू ही होगा। तो एक तो मीडिया अपनी बातें बना रहा है, हाइप क्रिएट कर रहा है, एक इन लोगों ने अपना दावा कर दिया है। अब पटना जाओगे, मैं राइट नाउ अब 2-3 दिन पहले ही पटना से होकर आया हूँ, तो इस बार नीतीश बनेंगे सीएम, पूरी होर्डिंग्स लगी हुई है, पूरे बिहार में। तो वो चीज क्या दर्शा रहा है? लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव, जो उनको चाचा कहते हैं अपना, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा जी की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, दिमागी हालत तो मुझे भी लगता है ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो अब सीएम के लायक रहे नहीं है, क्योंकि बिहार को वहां जाके उन्होंने छोड़ दिया है जहां बिहार डिजर्व नहीं करता। बिहार अभी बहुत सारी चीजें डिजर्व करता है, जिसे हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे किसी अच्छे व्यक्ति को देखना जरूरी है। तो क्या मतलब एनडीए या फिर जेडीयू ने काम नहीं किया बिहार में? बिल्कुल नहीं किया, काम किया होता तो आज। तो ये जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये सिर्फ पन्नों तक ही हैं, कागजों तक सीमित है। बिल्कुल, अगर होता तो आज के डेट में, मैं क्राइम की बात करूं, क्राइम रेट बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है, वहां यही चीजें हैं,
अब मैंने एक चीज आपसे बोला था ना कि बंदूक के दम पे, लाठी के दम पे, एक जातिवाद के दम पे वहां पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी चुनाव जीत सकता है। बिल्कुल, वहां पे क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और बिहार के लोगों के बस अंदर एक कट्टा और लाठी। हाँ, अब बिहार के अंदर ये है, बिहार के जो जनता है वो थोड़ी सी तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता कैसे सपोर्ट करती है? बिहार, मैं वही बोल रहा था ना, मैं बात ही कर रहा था इस पे। बिहार की जनता काफी सीधी है, उनको जो बता दिया जाता है, एक होता है ना कि राहुल गांधी का एक डायलॉग आया था कि तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिया, वो चूसते रहो, अब चूसते रहो। अब लग रहा है इस तरीके से कि तेजस्वी यादव को भी देखिए मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दे दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाने का महागठबंधन ने दावा किया है, सीटें कमाई है। तो क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? और अगर इसकी एनडीए दोबारा से सरकार में आई तो क्या कुछ रोजगार मुद्दे, पलायन, इन सब पे बात करेगी? देखो, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा हाँ, तो हो सकता है कुछ हो सकता है, मैं ये इसकी गारंटी मैं अभी भी नहीं दे रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार रहा तो वही हालात वापस से शुरू होंगे। अब रही बात आरजेडी की, हमने आरजेडी का भी पूछा था, मैं थोड़ा लंबा खींच दिया इसको। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जब लालू के शासन में थे ना, अब पीछे जाइएगा, और ये चीजें बहुत लीक हुई हैं कि कुछ स्कॉर्पियो लिया गया था, उसका अमाउंट अभी तक नहीं दिया गया, बेटी की शादी करवाई तो उसका वो नहीं दिया गया, तो लोगों के अंदर ये चीजें डाल दी गई है। तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो ना, ये आंकड़ा यहाँ से है। अब कुछ इसमें कुछ लोग ऐसे आएंगे कि इसमें ये बोलेंगे कि ईवीएम में खेल हो गया जी, तो आप वो भी चीजें मैटर कर रहा है। लेकिन आप दिल्ली चुनाव से भी देख लो, फुल बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई, क्या पता वहां पे भी आपने किस पार्टी के लिए इस बार कैंपेनिंग की बिहार में? देखिए, बिहार में मैंने, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन मैं प्रत्याशी का नाम ले सकता हूँ। बिहार में मैंने गया विधानसभा का काम किया था, जिसमें 2 कैंडिडेट थे, डॉक्टर प्रेम कुमार और वहाँ के राज्य मंत्री भी थे। दूसरे उनके अगेंस्ट में अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, उनके खिलाफ ही करना था। तो बेसिकली वहां से है। अब उसके भी बात बताइए, वो भी जातिवाद पे, वो श्रीवास्तव, ये प्रेम कुमार, फर्क है दोनों में। अब जातिवाद वहां पे ऐसे है कि एक पे क्लीन चिट है, दूसरे पे 2-3 केसेस लगे हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अभी कांग्रेस ने उसी को सीट दिया हुआ है, वो चीज है। अब देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर सरकारी योजनाएं पहुंचाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तमाम वादे कर रहे हैं, और सेम वादे बीजेपी भी करते आ रही है, एनडीए। तो क्या लगता है कौन सच करेगा, कौन क्या करेगा? देखो, मैं एज अ जनता, मैं एज अ वोटर अगर बिहार की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोड ठीक करवाएगा, ना कोई एम्प्लॉयमेंट देगा, ना कोई रोजगार देगा, ना कोई एजुकेशन देगा। वहाँ के बच्चे अपने दम पे उठते हैं और अपने दम पे दिल्ली आके काम करते हैं और दिल्ली आके कमा के जाते हैं। कि जो पलायन है ये कभी खत्म नहीं कभी नहीं खत्म होगा। ये बिहार की नियति में है। नियति में नहीं है, बिहार की राजनीति में। राजनेता जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो निहायती गवार बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री है। मैं खुल के बोल रहा हूँ ये चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार नहीं, भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं यहाँ के क्यों कमा रहा हूँ, या मैं क्यों आके आपके पास बैठा हूँ? जस्ट बिकॉज यही ना कि मुझे काम नहीं मिला तो मैं बिहार में कौन बच्चा अपनी माँ बाप को छोड़कर, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर, अपने जहाँ मैंने जन्म लिया, कौन बच्चा आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहेगा। हम क्यों छठ में भागते हैं घर, क्यों भागते हैं दिवाली में? और तुम्हारा छठ के बाद चुनाव करवाने का क्या नियत था? क्योंकि जो बाहर से आए हैं उनकी वोट मिल गई, 69.9% ऐसे ही आ रहा है वोटिंग लिस्ट। अब ये देखो ना, वो कम से कम 50 होता, अभी 10% घटा रहता है। ये छठ की वजह से है ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि छठ पूजा के बाद तो लोगों ने पलायन कर लिया, अपने अपने जगह पे लोग चले गए? कुछ लोग किए हैं, कुछ लोगों को अनुरोध करके कहते हैं कि आप छठ के बाद रुके और वोट देकर जाएं। तेजस्वी जी की वीडियो आई थी, आपको मैं बात करूं, बीजेपी की तरफ से कितनी वीडियोस आई थी। प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर की भी वीडियोस आई थी। तो किया ना उन्होंने, सबकी मिली भगत है। तो इस बार बेरोजगार के लिए बिहार में कुछ होगा? मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अगर आपने तो कैंपेनिंग की है, आपको तो ग्राउंड जीरो सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, कैंपेनिंग किया है मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंपेनिंग किया है। रोजगार किस चीज में निकालेंगे? बिहार पुलिस में, रेलवेज में, टीचर्स में, है ना? लेकिन हमें चाहिए वो जो नहीं मिल रहा,
क्या? हमें चाहिए अपना खुद का रोजगार, हमें चाहिए अपना खुद का कोई ऐसी चीज। अब सरकारी में क्या होता है, सरकारी में गए और पैसे रोक देते हैं, 12-12 महीने पैसे रोके हुए लोगों के, तो अब वो तो डरते हैं वही नहीं जाएंगे। कुछ प्राइवेट कंपनीज नहीं है वहां पे, ये सब चीजों के लिए नहीं सोचा जा रहा। अब देखो, मैं इसलिए ना कह रहा हूँ कि रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार घटना नहीं चाहिए। हम पर्टिकुलरली 5-10 जगहों पर अगर हमने रोजगार निकाल दिया, मानो सरकारी रोजगार निकाल दिया, कितने लोग क्वालिफाइड करेंगे? आप ये देखो ना, प्राइवेट कंपनीज रहेगी तो क्यों नहीं होगा? अब नोएडा जाके देख लो, कितनी प्राइवेट कंपनीज है। जिसको सरकारी नहीं भी है तब भी वो 12-15 हजार। देखिए, आपने कहा कि जो बिहार में नेता है वो गवार है और जनता भोली है, तो गवार को वोट देने वाले भी तो गवार हुए ना, भोले कैसे हुए? देखो, भोले ये इसलिए होते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आप ये देखो कि नेता जो है, नेता उसको क्या कहते हैं, भाई तुम हमारी जात वाले को वोट दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन 5 साल नहीं दिखेंगे वो फिर। ये भोलापन बोला मैंने, मैं ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे। दारू बंद है लेकिन दारू दिखती है बिहार में, क्यों दिखती है भाई? नशा, अब दारू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अब लिकर नहीं है तो लोग सूखे नशे कर रहे हैं, हमारे युवा वहां पे सूखे नशे कर रहे हैं, तो फिर वो उस चीज पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सब चीजें बर्बादी की ओर बढ़ा रहे हैं ना जी लोगों को। मैंने यही बोला ना आपको, रोजगार हमें दूसरे तरीके से चाहिए। तो इस बार अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव सरकार से बाहर इस बार भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव के एक प्रत्याशी हैं कि बोले 1 करोड़ नौकरियां देंगे, है ना? तो उसमें एक प्रत्याशी है, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव। आप सवाल भी करेंगे, उससे पहले ही मैं आ गया उस पे। तेज प्रताप यादव उन पे तंज कसा है, वो काफी मीम वायरल है कि भाई क्या खेसारी लाल यादव क्या नाचने वाला जॉब देंगे? हाँ, तो ये वही देखो ना कि अब जो उसका कहने का तात्पर्य क्या था। अब ये तात्पर्य सोचो कि ये तात्पर्य ये है कि भाई आप 10 पर्टिकुलर जगह पे जॉब दे देंगे, बच्चे क्वालिफाइड करेंगे कि नहीं। और देखिए, खेसारी लाल कह रहे थे कि जो छपरा से आरजेडी प्रत्याशी हैं खेसारी लाल, जब उनके पे काफी कमेंट्स किए गए कि नचनिया है, बजनिया है, नाचते हैं, गाना गाते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ राम मंदिर बनवाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा बिहार में। नहीं मिलेगा, मैं इसके लिए भी एग्री कर रहा हूँ। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा जाए तो देश की सत्तारूढ़ पार्टी पे सीधा हमला किया है। बिल्कुल किया है, उसको सामने। तो आप ही बताइए ना, सिर्फ मंदिर बनवाने से रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। तो 400 पार किस बात के लिए? तो 400 पार तो वो तो संसदीय वाली चीजें हो गई ना। आप MP कहाँ, बिहार चुनाव कहाँ, आप लोकसभा चुनाव में आ गए, विधानसभा लोकसभा आप कंपेयर नहीं, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राम मंदिर की। हर जगह एक ही पोस्टर लेके घूमते हैं कि 400 पार 400 पार। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी एक मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ता है, हिंदुत्व के मुद्दे पे। और तो ये तो मतलब एक इमोशंस के साथ खेलना हो गया ना। खेलना नहीं हो गया। आप देखिए, कहते हैं ना कि घर का भूला रात को, सुबह का भूला घर रात को घर लौट आ ही जाता है। अब हिंदुत्व के मुद्दे में अब लोगों के अंदर थिंकिंग। अच्छा, ये बताइए, हिंदुत्व का मुद्दा तो ठीक है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नारे लगाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? या बिहार की जनता अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नारे लगाएगी तो रोजगार मिल जाएगा? रोजगार अगर जय नीतीश भी चिल्लाए तो क्या रोजगार मैं ये तो कह ही रहा हूँ ना कि जय नीतीश करने से मैंने क्या बोला कि भाई हमें तो दूसरे तरह से रोजगार चाहिए, हमें पर्टिकुलरली 10-15 जगहों से नहीं चाहिए जी। क्यों नहीं है योगी के बारे में कोई सवाल उठा रहा? अब देखिए, जितने भी बजट बिहार को पास किए जाते हैं वो कहाँ जाता है बजट? सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में ना बाढ़ की समस्या अभी तक सुलझी, ना स्कूल की समस्या सुलझी, ना ही अस्पताल की समस्या सुलझी है। तमाम देखा जाता है कि जो मरीज बिहार में जाते हैं आईसीयू में, सीधा गोली मार के गुंडे बदमाश वहां पे कट्टा लहराते बाहर निकलते हैं। तो क्या ये बिहार की सुरक्षा व्यवस्था है? मैंने तो ये सब चीजें तो बता ही दिया आपको पहले शुरू से ही कि भाई बिहार में ये चीजें सुधार नहीं होगा जब तक अच्छा कोई राजनेता नहीं बैठता। आपके अनुसार कौन सा अच्छा राजनेता था? देखिए, जनसुराज जो दावे कर रही थी बड़े बड़े, उसको तो किसी ने कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो 0 पे ही है अभी तक। लालू के बड़े लाल जो है उनका भी अभी तक खाता कहीं नहीं खुला है। क्या लगता है, उनका खुला है कहीं? नहीं, ये सब बरसाती मेंढक है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बरसाती मेंढक है
ये टट करेंगे और ये वोट काट के चले जाएंगे और किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक दो सीटें जनसुराज भी निकाल ले और एक दो सीटें तेज प्रताप भी निकाल। एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि जनसुराज को एक भी नहीं मिला और लालू के बड़े लाल को तो मिला ही नहीं। तेज प्रताप मीडिया की एग्जिट पोल और इलेक्शन कमीशन की एग्जिट पोल में बहुत अंतर होगा और वो चीजें आपको देखने को कल ही मिलेगी। तो ये चीज है और लालू के बड़े लाल महुआ से सीट निकाल रहे हैं और ये उसका कंफर्मेशन है। लेकिन कैसे निकाल रहे हैं? अभी तो उनका कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, लेकिन वो कल दिख जाएगा क्योंकि तेज प्रताप यादव महुआ में काम किया है उन्होंने और वो दिखा है लोगों को और महुआ की जनता उनको मानती भी है। तो इस बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ, भले ही 2-3 अगर हार जाए तो ठीक है, मेरी बात गलत हो जाए, पर लेकिन अगर जीत जाए तो सही भी हो जाएगा ऐसा। लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है तो मैं इतना जानता हूँ कि तेज प्रताप महुआ से सीट निकालेगा। और छोटे भैया का क्या होगा? छोटे भैया तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं। क्या उनके में काबिलियत नहीं? मुख्यमंत्री की पिता मुख्यमंत्री, माता मुख्यमंत्री, फिर बेटा क्यों रही? देखिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दौर में अभी आए नहीं है ना, अभी आने में बहुत समय है और वो जिस रणनीति से चुनाव लड़े हैं वो रणनीति बीजेपी ने उसकी पूरी कोलैप्स कर दी गई है। वो अगर ये बोलेंगे कि भाई अनंत सिंह ने गोली मार दिया वहां पे दुलार चंद यादव को, कि भाई एक पर्टिकुलर नेता जो जिसे टिकट दिया गया है, आचार संहिता लागू है, कैंपेनिंग हो रही है और खुलेआम गोली मार दी गई है, उस पे तंज कसेंगे तो बीजेपी के पास ऐसे 10 ऐसे हथियार है जिससे यूज करके तेजस्वी यादव को चुप करवाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव को तो चलिए चुप करा सकते हैं, लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं और वोट पाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी के साथ उन्होंने कोलैब किया है। वोटर मताधिकार यात्रा निकाला उन्होंने बिहार में। उसमें भी देखा गया कि मतलब मधुबनी से लेके गया तक तमाम बिहार के जिलों उन्होंने खंगाले, वहां पे लोगों से बात किए, जनता के बीच उतरे। तो क्या वो सारी यात्राएं ऐसी धरी की धरी रह जाएंगी? उसका कोई 14 नवंबर को कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने में समय लगेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर तेजस्वी यादव आता है तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि यादव अपने पावर में आ जाएगा, फिर वही सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा और ये बिहार की जनता में दिमाग में बिठा ही दिया गया, ये डर पैदा कर दिया गया है कि भाई ये आएगा तो यही चीजें होंगी, वही जंगल राज। अभी जो जंगल राज हो रहा है उसके लिए भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बाद में जो जंगल राज होगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और देखिए एक बात और भी जेडीयू आरजेडी ने कहा था कि, और महागठबंधन ने भी इसका समर्थन किया था कि बीजेपी ने आज तक जिसके साथ गठबंधन किया है उस पार्टी को निगल गई है। तो क्या लगता है जेडीयू को भी निगल जाएगी बीजेपी? कहाँ 20-25 साल से सीएम रहे हुए नीतीश कुमार, है ना, आप ये देखो 20 से 25 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया, तो आपका लॉजिक क्या है? और अभी मैंने एक बात और बोला था, हुसैन चौटाला को याद कर लो और यहाँ नीतीश कुमार को याद कर लो, पार्टी में परिवर्तन तो होना तय है। तो ये चीजें नॉर्मल है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी पे बहुत चाणक्य बैठे हुए है ना, तो ये तय है। और अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री आएगा तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो जैसा आप सबने सुना, आज हम बात कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव पे। मतदान जो अभी काउंटिंग बाकी है वो 14 नवंबर को होने वाली है और परिणाम अभी भी भविष्य के गोद में छिपा हुआ है। हम आज बात कर रहे थे बिहार के हर उस मुद्दे पे जो इस वक्त बिहार की रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि पलायन, रोजगार, वहां के युवा नाखुश और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। देखा जाता है कि हिंदी भाषी प्रदेश के लोग जब महाराष्ट्र में जाते हैं, बिहार के खास तौर पे जाते हैं, तो उनको बड़ा जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और उस दौरान जब ये मुद्दा उठा था तो नीतीश कुमार के ऊपर भी काफी सवाल उठाए गए थे, तो ये भी देखा गया था। तो ये भी देखना है कि क्या अब नीतीश कुमार दोबारा से इनकी सरकार आती है तो दोबारा ये पलायन रोकते हैं, रोजगार, प्लांटेशन, तमाम कुछ करते हैं, या फिर सिर्फ जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे, जो चुनाव से पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। जो बिजली इन्होंने कहा था कि 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो देखना है वो देते हैं कि नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर बिहार में विकास के मुद्दे पे वोटिंग हुई है तो अगर
एनडीए की सरकार वापस से आ गई तो वोटिंग फिर एज इट इज दोबारा नीतीश के पाले में जाएगी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, तो बहुत मुश्किल है कि बिहार में इस बार कुछ अलग चीज हो। लेकिन जैसा आदर्श जी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री वहां पे बनते हैं तो शायद बदलाव कुछ अलग हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।